बोला है, मैंने बोला, पर एक बात मेरे को और याद आ गई है, वो विश्वनाथ हुदलीकर, वो बेलगाम में तबला बजाते थे हमारे साथ। और मैं भी बीजापुरे सर के गुरुजी के पास गाना सीखने जाती थी। इस बार मैंने पर्सनल ट्यूशन लगाई थी। अरे वाह। तो मुझे, और मैंने ये सोचा कि मुझे पेटी सिखाई है, गाना नहीं सिखाई है। क्योंकि गाना मेरा सुर नहीं है, आवाज नहीं है, और उसमें बहुत समय लगेगा। मेरे को संगीत समझ में आना चाहिए। और इसलिए मैंने उनके यहाँ पेटी का क्लास, दोपहर में पेटी का क्लास के लिए जाती थी। और मुझे और उनको ये शर्त रखी थी कि मेरे को कॉपी में नहीं लिखना है। अच्छा। हाँ, मेरे को जितना समझ में आएगा आप उतना ही मुझे सिखाइए। हाँ। और उन्होंने भी हमारे बच्चों का नृत्य देखा था। बेलगाम की एक दो घटनाएं बता देती हूँ। अच्छा। तो बेलगाम में आपका क्लास था? क्लास नहीं था मेरा। तो ये बच्चे यानी कौन? क्षमा क्षितिज। अच्छा, ओके, क्षमा क्षितिज। यही दो बच्चों के साथ में अपना मनोरंजन। अपने क्लास नहीं, क्लास शुरू हुआ था, एक राउत जी ने कला निकेतन शुरू किया था, वहाँ क्लास शुरू हो गया था। अच्छा। पर मेरा बच्चों के साथ घर में ज्यादा संबंध इनके साथ मेरा चलता था। क्षमा क्षितिज को ये माहौल बहुत ही बचपन से मिल गया। और हम बैजनाथ मंदिर में भी क्षमा क्षितिज का नृत्य करवाया था। मेरे को दीप नृत्य भी बहुत पसंद था, तो दोनों को छोटे छोटे दीप, ये जो सृजनता है, कलाकृति, अब धीरे धीरे कुछ तो भी करना। जब बात मेरे को समझ में आने लगी तो पहला प्रयोग बच्चों पे होता था, और फिर उसको बाहर देती थी मैं। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है, चलो आप बाहर जाके सिखाना। तो विश्वनाथ हुदलीकर, और एक बताऊं कि क्षितिज को स्कॉलरशिप मिली थी, हम बेंगलोर गए फिर। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। तब मुझे ये फिर से लगा था कि हमको बेलगाम छोड़ के जाना ही नहीं है। अच्छा। हाँ। वहाँ भी मैंने नृत्य किया, एक सरकारी प्रोग्राम किया, बहुत मजा आया। उस टाइम बारिश बहुत गिरती है। तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, सीताहरण या गदभाव, और वो 2-3 परमेकर जी मिले थे, और कोई ये विश्वनाथ हुदलीकर था। ऐसे सब लोगों को जमा करके प्रोग्राम हुआ, क्षितिज क्षमा का भी और मेरा भी। और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हो रही थी कि सब पेंडॉल छूट गया था। एक अनुभव बता रही हूँ मैं। और सब गीला हो गया। कौन थे लोग? तो पुलिस मैन बैठे थे, सारे पुलिस लोग स्टेज पे बैठे थे। और सरकारी प्रोग्राम था। वो बोले कि पहली बार मेरे को सरकारी प्रोग्राम मिला था। कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोग्राम। पर ये समझ में आया, हमने बोला चलो चलते हैं। पर जो वहाँ के गाने, जो रेगुलर प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे, वो बोले ऐसे नहीं जाना है। अच्छा, अपने को पैसे लेकर जाना है। हाँ। और प्रोग्राम करेंगे नहीं तो पैसे देंगे नहीं। बराबर। तो कुछ तो भी आइटम करो। वहाँ के जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने कहा हम लोग आपको ऐसे कुछ दे नहीं सकते, आप ये मंच, गीले मंच पे ही कीजिए। हाँ? अच्छा। 2 आइटम के 4 हाथ पैर हिलाइए। उनको वो प्रस्तुति दिखनी चाहिए वहाँ पर, तो ही आपको कुछ मिलेगा। हाँ। अच्छा। ये बारिश का कारण हम नहीं लिख सकते, वहाँ की प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हाँ। ये एक मेरे लिए नया शो मस्ट गो ऑन। तो हम सबने ऐसे किया, उसका आनंद लिया और मानधन लिया। अब ये मेरे को याद नहीं है कितना मानधन था, क्या था, फिर भी। और जो मानधन मिला उसको सबको बांटा जो मेरे साथ आए थे, क्योंकि हमको तो सिर्फ लोगों को देने के लिए कम आनंद लेना था। कि इतने लोग मेरे से जुड़े हैं तो उनको कुछ तो मैं दे सकूं। ये बहुत नया अनुभव था। और बंगलोर में माया राव जी ने क्षितिज की परीक्षा ली थी। अच्छा। हाँ, उनका सिलेबस था ये सरकारी इनका, उन्होंने भेजा था हमको। जो उनको स्कॉलरशिप मिली, मतलब मिलने वाली थी। भाग्य देखो कैसा रहता है। और मेरा था कि मुझे अभी यही बेलगाम मेरा कर्म भूमि है, ऐसा मैं सोच के चलती थी। और बहुत अच्छी जगह थी, आर्टिस्टों के लिए भी अच्छा स्थान था। पास में पूना भी पास, मुंबई भी पास। वैसे नहीं, पूना मुंबई तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, पर वहाँ जो गुणी, जो सांस्कृतिक माहौल के लिए जो नहीं, वो नहीं। अच्छा, बेलगाम में ही वो सांस्कृतिक गुणीजनों का घर है। गुणीजन, हाँ।
और सादगे भरे गुणीजनों का। और ये जो मैंने जब इस दुनिया में आई, मैं कला के विश्व में जब मेरा कदम हुआ और मैंने गाना सुना, तबला सुना, लोगों का आर्ट सर्कल का मीटिंग सुना, छोटे छोटे प्रोग्राम, बैठकें देखी, हाँ, घरगुती बैठकें देखी, छोटे माहौल में बैठे, और वहाँ के बड़े बड़े उच्चभ्रू लोगों को कानसेन और तानसेन देखा मैंने। और इन सब बड़ी बड़ी लोगों की बातें सुन के मैं सोचती थी कि ये सब बड़े कैसे हुए होंगे, इनको समझता कैसे होगा। ये सब बहुत से प्रश्न लेके मैं एक बार बीजापुरे सर को भी बोली। इस बार बीजापुरे सर जी बोलते थे, आप हरदास मैडम आती हो ना करके, मैं 12 बजे दोपहर में आता हूँ, तुम्हारे लिए आता हूँ। तो मुझे लगा मेरे में कुछ, सच में मेरे को ये गुरु के प्रति भी काम अच्छा करना चाहिए, इनका नाम अच्छा रहना चाहिए। पर और उनको मैं 2 चीज सीख रही थी तब। एक तो कला सीख रही थी उनके साथ, कला का ज्ञान सीख रही थी, और कला को संभालना कैसा, क्लास का माहौल, उसका टाइमिंग क्या रहता है, मैनेजमेंट कैसे रहता है, वो भी सीख रही थी। और इस बार चिकोड़ी गुरुजी के पास जाती थी तबला सीखने के लिए। ऐसा पैदल घर से निकलती, ये क्लास वो क्लास करके बच्चों के स्कूल का समय होने के पहले घर आना। हाँ। और समय का सदुपयोग। चिकोड़ी गुरुजी ने जो एक बात बताई कि जब तबला का कायदा बजा रहे हैं तो दुपट्टा नहीं सिलना है अपने को। ऐसे इधर पैच उधर पैच, इधर कायदे के जो पलटे हैं वो बड़े सलीके से एक के बाद बढ़ते जाना चाहिए। और तिहाई कैसे बजाना है, बहुत बेसिक ज्ञान था। पर उनकी जो वहाँ मैंने बाबा साहेब मीरजकर को देखा, जो वहाँ पे आए, उनको हार पहनाया, नमस्कार किया, ये सब गुरु शिष्य परंपरा का आदर, कलाकारों का एक के प्रति आदर सत्कार जो देखा। और वो चिकोड़ी गुरुजी भी एक बहुत सादे व्यक्ति थे, घर में ही सीखती थी उनके, वो भी उतना आधा घंटा, मतलब आधा घंटा, आधे घंटे के बाद छुट्टी। ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा नहीं, काम से काम। क्योंकि मेरे गुरुजी ने एक बात मेरे को बता के रखी थी कि अब तुम्हारी, जब मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं बार बार दिल्ली नहीं आ सकती हूँ, अब जैसे पहले कुआं था तो प्यास नहीं थी, अब प्यास है तो कुआं नहीं है, क्या करूँ। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप अब मजाक में बोल रहे थे, प्रेम से सीखो, किसी के ऊपर प्रेम करो या फिर पैसे देकर सीखो, पैसा फेंको और सीखो, और नहीं तो एलम को एलम से सीखो, ज्ञान को ज्ञान से सीखो। और इसलिए मैंने सिर्फ ये सोचा, मेरे को ज्ञान से ज्ञान सीखना है। पैसे का नाक का अपेक्षा मोती जड़ नको, और अपनी चादर देखकर ही पैर पसारना है, क्योंकि इतना बड़ा सागर है और मेरी अंजुली तो इतनी छोटी है। देने वाला तो देता रहेगा, पर वो जब गिर जाएगा तो क्या करूं। मैं बचा सकती हूँ, समझ सकती हूँ, उतना ही मुझे लेना है, हाव नहीं करनी है मुझे। ये मैंने अपने दिमाग में एक गांठ बांध ली थी। और ये सब क्रियाएं जो है ना, ये जो ज्ञान है ना, वो बहुत धीरे 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 आता है। तब जैसे अचार जैसे बनता है ना, बाद में स्वादिष्ट होता है, वैसे है। जितने साल इसके ऊपर रगड़ते जाएंगे तब ये कहाँ जाके स्वाद देने, दीर्घकाल सीखने वाली कला है। और उसको संस्कृत, मुझे ये याद यहाँ पर आ रही है कि आपके बेलगांव से जुड़ी हुई है, शायद गत वर्ष की होंगी। एक फोन मुझे आया था और मुझे उनका सरनेम नहीं याद है, शायद उन्होंने किया होगा आपको फोन कि मैं बेलगांव से बोल रहा हूँ, और ललिता जी जो थे वो हमारे बेलगांव में थे और वो नृत्य सिखाते थे। तो क्या आप वही ललिता जी है जो कथक साधना, क्योंकि कथक साधना केंद्र नाम गूगल पर है, तो मैंने उनको आपका नंबर दिया था। मुझे उनका नाम, सरनेम तो नहीं याद आ रहा था, लेकिन वो बोले इतने सालों के बाद भी आपका नाम उनको याद है, और मुझे वो बोले थे कि मैं उनको फोन करूंगा। तो इससे पता चलता है कि गहरा आपका वहाँ पर वास्तव्य था। वहाँ मेरे पैर अभी जम ही रहे थे। हाँ। एलम से जम रहे थे, ज्ञान से जम रहे थे, और अपनी प्रामाणिकपना से जम रहे थे। जो कलाकार को अपना प्रामाणिकपना भी रहना चाहिए।
क्योंकि मैं बोलती बीजापुर गुरु जी को बोला कि वहाँ मैंने वर्कशॉप भी अरेंज किए थे। अच्छा। मतलब मैंने क्या, हरदास जी ने मेरे लिए समर वर्कशॉप अरेंज करके दिया था। अच्छा। सब लोग चाहते थे वहाँ पर कि कला का कुछ काम अच्छे तरह से लोग अब इसको नए ढंग से सोचने लगे। तो सिखाने का काम मेरा वहाँ पर्सनल शुरू हो गया था। ये राव जी ने भी क्लास बताई थी मुझे चलाने के लिए। और बीजापुरे सर जी को मैं बोलती थी कि ये सब संगीत कला में और एक बात क्या है कि एक दूसरे को नाम ही रखते हैं। अच्छा। ये बेसुरा हो गया, ये बेताला हो गया, मतलब ये होता क्या है? हाँ। तो मुस्कुरा के बोलते थे कि तुमको धीरे धीरे समझेगा। ये कला का इतना विस्तार है। और इसी उन सब के आशीर्वाद से हम, और फिर से क्या है, ये काल का प्रवाह के प्रवाह में ईश्वरीय इच्छा से हमको फिर से बेलगाम छोड़ना पड़ा। लेकिन आपके वहाँ पर गुरुजी भी आए थे, तो वो क्या है, वो कब आए थे? बंसीलाल जी वहाँ पर आए थे? डॉक्टर राव जी ने अपनी कला संगीत कला निकेतन जो बिठाई थी, कला निकेतन संस्था खोली थी ना, उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने बुलाया था उनको। और मैं वहाँ टीचर थी, मेरे को टीचरशिप देने वाले थे वहाँ। मेरे को ध्यान, और मेरे को इतना खेद हो रहा था, मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी मैं कि मैं डॉक्टर राव के साथ विश्वासघात हो रहा है क्या। अच्छा। क्योंकि मैं, उन्होंने मेरे को ध्यान में रख के वो कला संस्था को खड़ी किया। अच्छा। कि नहीं, हमारी बच्ची भी सीखेगी और भी बच्चे सीखेंगे, आप तो अभी यहीं रहने वाले हैं, इतने साल तो आप जाएंगे भी नहीं। तो फिर से क्या घटनाएं घड़ी कि हरदास जी का फिर से सर्विस बदल गई, दूसरी जगह आए, हम अकोला आ गए। अच्छा। तो बेलगांव के बाद आप अकोला आए? अकोला आए, हाँ। अभी मुझको इतना याद नहीं आ रहा है। अकोला आए, फिर एक बार कभी नागपुर भी आए थे। अच्छा। ऐसे आना जाना, ऐसे इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, या फिर इनका एक जगह पे सेटलमेंट का प्रॉब्लम होता होगा, या फिर वो जो संस्थाएं थी उनका इनसे काम खत्म हो गया होगा। ऐसे बहुत से कारण है। और या तो ये फिर ईश्वर की इच्छा में मानती हूँ कि उनको उनके प्यादे हिलाने थे और जगह जगह पर मेरे को हर बार थोड़ा दुख होता था। और फिर कभी मुझे लगता था कि मुझे ये सब बच्चे शाप तो नहीं दे रहे। अच्छे से मैं खुश हो रही हूँ, पेड़ लगा रही हूँ, जड़ पकड़, एक एक पल्ली पत्तियां निकल के आ रही है कि मेरे को पेड़ उठा के फिर से बाहर जाना पड़ा कारवां। पर जितना दिन मैं रही, अच्छी स्मृतियों में रही, लोगों की स्मृतियों में मैं रही हूँ। और मेरे बच्चे भी आज मुझे कम याद करेंगे, क्षमा क्षितिज कैसे पूछेंगे उनका नृत्य कैसा है। और वहाँ मुझे सीखने को, करने को, मेरे नृत्य के प्रति जागरूकता को जगह मिली, वहाँ पर चालना मिली। और हम अकोला आए, अकोला में भी फिर से वही नया माहौल, नया वातावरण। और टोपले मैडम, डॉक्टर टोपले ने अपनी जगह, घर में एक जगह दी थी रहने के लिए, वहाँ उनकी बेटी भी सीखती थी, वो भी बड़ा अच्छा जगह थी। और हरदास जी को और किताबों का शुरुआत वहीं से हुई थी। और वहाँ पे मैं गांधर्व संगीत कला, गांधर्व महाविद्यालय मंडल के मीरज की मैं मेंबर बनी। अच्छा। मैं बनी, मतलब मैं नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी, ये सब हरदास जी की इच्छा थी। वो हर जगह फॉर्म भर के मेरा, ये मेंबर बन जाओ, तुम ये मेंबर बन जाओ। और जब मैं मेंबर बनी, और तब उन्होंने कहा आप मेंबर बने तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि चलो संगीत शाला खोलते हैं। और मेरा तब थोड़ा सा हरदास जी के साथ थोड़ा मन मुटाव हुआ, संघर्ष हुआ। मैंने कहा मेरी खुशी मत छीनो, मैं नृत्य सिखाना वगैरह मैं सिखाऊंगी, पर कोई बैनर लेके सिखाना, क्योंकि पहले मेरा वो बेलगाम का अनुभव वो सही नहीं था, है ना। बेलगाम ऐसे लगता है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, हम जिम्मेदारी को तोड़ के छोड़ के जाएंगे तो इसमें कोई मतलब नहीं है। बराबर, ये मेरे मन में था। और ये मेरे गुरुजी का भी अपमान है। ये हम अपने आप से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कला से तो मैं छूटूंगी नहीं। बराबर है। जो बच्चा आएगा मैं उसमें आनंद लूंगी, बच्चों को सिखाऊंगी, पर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पर मैं उनका रास्ता तो आगे बढ़ा सकती हूँ, पर संस्था खोलना मतलब एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है।
तो फिर भी हरदास जी माने नहीं, मेरे को तो गांधर्व का मेंबर कर दिया। और मैं भी आश्चर्य में चकित रही कि इन लोगों ने मेरा देखा क्या है, मेरे को परखा कहाँ जो मेरे को मेंबर बना लिया। हाँ, कि तब मुझे मालूम, मुझे ऐसे लगता है कि संगीत प्रभाकर ये उपाधि ही अपना एक स्थान या अपना एक मायना रखती है। हाँ। तो शायद संगीत प्रभाकर की आपकी उपाधि थी, तो इसीलिए गांधर्व महाविद्यालय को भी। आपसे मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, पर उस समय का जो शिक्षण प्रणाली थी और मेरी जो अवस्था और दशा थी, डिग्री को लेके क्या करना है, मेरे को नॉलेज कितना है, हाँ? उस संगीत के सागर में मेरे को खड़े रहना है, मेरे को क्योंकि मैंने ये भी सुना ना कि आफ्टर प्रोग्राम कौन कितनी एक दूसरे की निंदा करते हैं, कौन किसी को तारीफ ही नहीं करता। तो तारीफ करने वाली बात कहाँ पर है, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई थी। और मेरी भी लोग निंदा करेंगे और फिर हरदास जी की निंदा करेंगे, फिर गुरु जी की निंदा होगी। हाँ, तो ये चीज से बचने के लिए फिर भी ये सब हरदास जी की जिद के कारण ये कथक, और फिर नाम क्या देना, नामकरण की जब बात आई तो क्योंकि मैंने सोचा हरदास जी से विद्रोह करने में कोई फायदा नहीं है और गलत बात भी होगी, पत्नी करके मेरे को इनकी बात माननी ही पड़ेगी। आदेश समझ के माननी पड़ेगी। इनके रूप से मैं सोचती हूँ कि ईश्वर की इच्छा है करके मुझे माननी है, अब विरोध नहीं करना है। बराबर। और पर नाम क्या रखेंगे, मुझे मेरे बच्चों के ऊपर नाम नहीं रखना था, मेरे को बहुत बड़ा आशय लेके नाम नहीं रखना था। मैं कोई बहुत पारंगत व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए नाम नहीं रखना था। तो साधना ये शब्द मेरे को मिला कि मैं भी एक साधक हूँ, मैं सेवक हूँ और कथक साधना केंद्र। और क्या था, मेरे गुरुजी ने इनके ऊपर बहुत जादू किया था कि बहुत बताया, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, बहुत बताया था। और तब हरदास जी को लगता था मैं क्या नहीं करूँ। और घर के लोग बोलते थे तू क्या अपने वाइफ के पीछे ही घूमता रहेगा क्या? तुम्हारा अपना काम धाम छोड़ के तुम इनके पीछे ही घूमते रहोगे तो कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? ये सब चीजों में कोई कल्याण नहीं है। हाँ, और इसका कोई अंत ही नहीं है। कथक साधना केंद्र की शुरुआत अकोला में हुई जी, और वो 1980 विजयादशमी के समय में शुरू हुई। 4-5 ही बच्चे थे, आप उसमें आई थी, आप उधर भी सिखाते थे शायद। मैं जब क्लास लेती थी टोपले जी के यहाँ, कविता और एक गुरुजी करती, चेतना गुरुजी कर, क्योंकि कोई भी पहले आता मेरे को देखता, पहले पूछता अरे ये क्लास ये सिखाएंगे क्या, रे इनसे क्या सीखना है? हाँ, ये तो लगती नहीं है कोई डांसर है। पर जब मैं सिखाने खड़ी रहती और तब हमने ये शीशा खरीदा। मैंने कहा जब तक शीशे में हम एक देख के हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते हैं। और अकोला का माहौल बहुत ही सांस्कृतिक माहौल था, बहुत दर्दी लोग थे वहाँ पर भी, काम करने वाले थे, और स्कूलों में मतलब संगीत कला ये सब विकसित थी बहुत। तब मैंने देखा कितनी स्पर्धाएं होती थी वहाँ स्कूल। फिर टोपले जी के वहाँ से हमको निकल कर हम कोथड़कर जी के घर में आए, स्टेट बैंक कॉलोनी में रहने आए। जब वहाँ पे मैंने पहले बताया इनको, बोला क्योंकि बहुत बार हम ऊपर की मंजिल में ही रहे किराए में, इस बार मैंने इनको बोला था कि अगर रहना है और आपको कला की सेवा करनी है तो ग्राउंड फ्लोर का घर चाहिए और अपना स्वतंत्र घर हो, ताकि किसी से वाद विवाद ना हो कि तुम्हारी अभी पैरों की आवाज आई, अभी ऐसा हुआ, अभी तुमने इतना देर हमें धब-धब सुनने को मिला। तो पहली शर्त हमने कोथड़कर जी के सामने रखी कि अलग ब्लॉक है उनका कि हम अपने घर में नृत्य करेंगे तो आपको चलेगा क्या? तो तब काका काकू ने, उनको भी मैं बहुत मन से प्रणाम करती हूँ, तो उन्होंने एकदम आप मेरी बेटी जैसे हो, और
क्योंकि क्या हुआ था, उनकी जब बेटी टोपले जी के यहाँ प्रसूत हुई थी, हाँ हाँ, और मेरे पास बच्चों के छोटे छोटे काफी अच्छे कपड़े थे, तो वो काकू को मैंने दिए थे। तो ऐसा कैसे संबंध बढ़ते गए, प्रेम से संबंध बढ़ते गए। और उनको पता चला कि मैं नृत्य सिखाई हूँ, मैं इधर से आई हूँ, दिल्ली में मेरे माँ बाप हैं, दूर सासू सासरे भी दूर हैं, ऐसा सब। उन्होंने भी स्नेह से कहा कि नहीं, आप आपके घर में कुछ भी कीजिए, हम आपको कोई दखल नहीं देंगे। और इससे मेरे मन को बहुत संतोष हुआ, और मेरा वहाँ पे नृत्य वर्ग शुरू हो गया। और नृत्य वर्ग शुरू होते होते एक बार टोपले का ताई देखने जब आई, और तो मेरे को उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, तू तो अब पूरी कथक बन गई है।